morning everyone. Today we are going to discuss the second chapter of class 9, that is called force and laws of motion. ठीक है, तो नाम से हम लोग क्लियर है कि फोर्स के बारे में चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है और लॉज ऑफ मोशन. तो फोर्स का मतलब क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन का मतलब है. चैप्टर शुरू करने से हमेशा हम लोग रूल है चैप्टर का मतलब समझते हैं. देखो फोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझने के लिए, अगर कोई दूसरे क्वेश्चन तुमसे बोलता है एंड हीट एनर्जी, तुमको मैं फील करा सकता हूँ कि भाई देखो ये हीट है और ये तुम गर्म फील कर रहे हो, ठंडा फील कर रहे हो, तो हीट एनर्जी में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोला एक्सेलरेशन, तुम फील कर सकते हो कि हाँ सर अगर वेलोसिटी मेरी बहुत जल्दी चेंज हो रही तो मेरे अंदर एक्सेलरेशन है. बट फोर्स को समझना आसान है, लेकिन ये सोचना कि फोर्स आया कहाँ से, आखिर फोर्स आता कहाँ से, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली फोर्स है क्या. देखो जैसे मान लो सपोज हमारी बॉडी में एनर्जी है, एक मैं मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ. आपको पता है ना फोर्स के टाइप्स अलग अलग. मस्कुलर फोर्स एग्जांपल लेने जा रहा हूँ मैं आपको. तो मस्कुलर फोर्स देखो जो हमारे मसल्स से फोर्स लगता है. अब आता है कि सर वो फोर्स आया कहाँ से. तो हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं, जो भी चीज़ हम इंटेक करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी डिलीवर होती है. तो बेसिकली फोर्स क्या है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करने का एक तरीका है. मतलब तुमको अगली बार कभी भी किसी टाइप का फोर्स तुमको नज़र आए या दिखाई दे या सुनाई दे, समझ लेना कि वो किसी न किसी एनर्जी को इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस, बस एक रास्ता बता रहा है. इट इज़ नॉट एनर्जी, इट इज़ अ वे टू यूज़ एनर्जी. ठीक है, फोर्स. अच्छा, अब सर फोर्स की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो क्या होती है. फोर्स के बारे में ऑर्डर आइडिया लग गया कि एनर्जी जहाँ कहीं होगी उसको इस्तेमाल करें. तुम देखो जिस चीज़ में एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ कि उसकी डेफिनेशन इवॉल्व की गई है. बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने फोर्स समझने के लिए, लेकिन एक बेसिक बात समझ में आई फोर्स के बारे में कि एनर्जी को इस्तेमाल करने का एक रास्ता है. एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो एक बॉल आ रही है. ठीक है, अगर मैंने बॉल को ऐसे किक कर दिया, जिधर जा रही है उधर किक कर दिया, तो देखोगे उसकी स्पीड बढ़ जाती है. अगर स्पीड बढ़ जाती है तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी बढ़ गई. तो हुआ क्या क्या ऐसा किया मैंने कि एनर्जी बढ़ गई, मैंने फोर्स लगाया. तो अगर फोर्स लगाने से एनर्जी बढ़ जा रही है मतलब एनर्जी दी गई होगी, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को ट्रांसफर करने का रास्ता है फोर्स. ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको फील करने के लिए डेफिनेशन है. इसको कहीं लिखेंगे नहीं आप कि इट इज़ अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी और ये, बट समझो फील करो कि अगर कहीं फोर्स लगा रहे हैं मतलब मैं पीछे से एनर्जी लेकर आगे की तरफ दे रहा हूँ या उसकी उस चीज़ से एनर्जी निकाल रहा हूँ. मान लो उधर से बॉल आ रही है, मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तो रुक जाती है. रुकने का मतलब क्या होगा, इसकी एनर्जी खत्म हो गई, यही तो मतलब हुआ. तो मतलब क्या हुआ कि उसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो गई, मतलब किसी ने ले ली. किसने ले ली, फोर्स ने ले ली. अब वो क्या करता है क्या नहीं करता उसका अपना डिपार्टमेंट है. तो फोर्स क्या करता है, एनर्जी अगर है तो आगे बढ़ा देता है, इधर ज़्यादा एनर्जी तो इधर कम कर सकता है, दोनों चीज़ वो कर सकता है. तो फोर्स का एक मोटा आइडिया समझ आया कि फोर्स एक्जैक्टली करता क्या है. अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की. तो लॉज ऑफ मोशन का मतलब होता है जो भी आपकी दुनिया में आप मोशन देख रहे हो, जो मोशंस हो रहे हैं उनको क्या ऐसा कोई है सर कि कुछ लॉ से गवर्न किया सकता है या सब कुछ रैंडम हो रहा है. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे आपने सुना होगा ब्राउनियन मोशन का नाम सुना होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स मोशन करते हैं. अगर आप ठंड के मौसम में बैठो तो रोशनी धूप की आती है, उन लोगों को ढेर सारे पार्टिकल्स इधर मूव करते रहते हैं. तो उन पार्टिकल के मोशन का नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन. ठीक है, ब्राउनियन साहब कोई रहे होंगे, उन्होंने ढूंढा होगा. अब उनका तुमको ट्रेजेक्ट्री क्या होता है सर कि रास्ता है. मान लो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर मैंने यहाँ से बॉल उठा ली, बस इतना ही बताया गया, तो आगे का तुम पाथ का डिसाइड कर सकते हो कि सर कुछ इस तरह से जाएगा और ऐसा कुछ गिर जाएगा, ऐसा कर सकते हो. तो जिस रास्ते में कोई चीज़ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. क्या बोलते हैं लोग, ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, कि भाई किस पाथ पे वो जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. अब ब्राउनियन मोशन में सपोज जो पार्टिकल है उसकी अगर हमें ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज वो किधर भी मोशन करते हैं. तो उनके लिए कोई लॉ, कोई थ्योरी, कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम लोग बता सकें कि किधर जाएगा. लेकिन जो मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं उसको बहुत हद तक उसकी ट्रेजेक्ट्री हमें पता होती है, बहुत तक हमें सारी चीज़ें पता होती हैं. तो उसको न्यूटन साहब ने देखा, एनालाइज किया और बोला कि कुछ लॉस ले लो, इन लॉस के थ्रू ही वो मोशन होते हैं. मतलब जो भी मोशन हम लोग देखते हैं वो उन लॉ से गवर्न किया सकते हैं. मतलब समझ में तुमको एक बात आनी चाहिए अभी इस पूरे डिस्कशन के बाद कि सर मोशन बहुत टाइप का होता है. कुछ मोशन को सर हम लोग पैटर्न पाते हैं, पैटर्न. इससे तभी तो उसके लिए रूल बनाया जाता है कि भाई ठीक है 2 पेड़ के बाद एक क्रॉस आएगा, 2 पेड़ के बाद एक क्रॉस आएगा. तुम अब बोल सकते हो कि 20वें पेड़ के बाद एक क्रॉस आएगा, इवन के बाद क्रॉस आएगा. तो एक पैटर्न दिखा तभी. अब मान लो कभी 2 के बाद आ रहा है, कभी 4 के बाद आ रहा है, कभी 1 के बाद आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे कोई पैटर्न डिजाइन नहीं कर सकते. तो जो लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ उन्हीं के लिए लॉ बनाया, उन्हीं मोशंस के लिए लॉ बनाया गया है जिनमें हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर आए. जैसे मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये जो लॉज है वो उसके लिए वैलिड है. अब एक्सीडेंट हमारा वेरी करने लग गया तो उसके लिए नहीं वैलिड है. तो समझ में आ रही बात कि लॉज, किसी चीज़ को लॉ देने के लिए कि भाई ये ऐसा ही होगा, हमें पता होना चाहिए कि भाई ऐसा ही होता आ रहा है हर जगह पे.
अगर चेंजेस आएंगे तो हम नहीं कर सकते। ब्राउनियन मोशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पे हम लोग कोई ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो रहा है। तो जहाँ पे एक पैटर्न वे में कुछ चीज़ें होती है उसका हम लोग कुछ फॉर्मूला, कुछ तरीका, कुछ प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं कि भाई ऐसा ही होगा, तो वहाँ पर लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग फोर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में सीखेंगे कि जो मोशन हो रहा है हमारा, जो मोशन जो है जनरली होता है, हर तरफ हो रहा है और एक सिमिलर वे में होता है, उसको गवर्न करने के क्या क्या लॉ बनाएंगे। तो चैप्टर में आइडिया लगे ब्रीफली में क्या करने वाले हैं, तुम जितने भी तरह के मोशन देखोगे, मतलब जो भी तुम्हारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, उन सबको गवर्न करने के लिए यहाँ पे लॉ मेंशन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है फोर्स। ये अभी जो चला वो इंट्रोडक्शन था, अब डिटेल में चल रहा है फोर्स। आपने क्लास 6, 7, 8 में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जहाँ पे पुश या पुल होता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जरा देखो इस डेफिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमने फील किया, मान लो ये चेयर है हमारे पास, ठीक है, अब ये चेयर यहाँ पे रखी हुई इस तरह से, अगर मैंने इसको ऐसे ये चली गई यहाँ पे, तो हमने बोला ना कि भाई फोर्स लगाया चली गई, ये क्या हुआ? पुश हुआ कि पुल हुआ? पुश हुआ। पुश मतलब अपने से दूर और पुल मतलब अपने करीब। मान लो मैंने इसको खींचा तो भाई ये फोर्स, बोले कि भाई पुल हुआ मतलब फोर्स लगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। अब कंफ्यूजन तब आई जब हमने देखा, सपोज मान लो मैंने इस व्हाइट बोर्ड को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान देना, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ भाई एकदम, देखो मेरे हाथ टाइट है, मैं बस टच नहीं कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ फोर्स, लेकिन ना तो पुश हो रहा है ना तो पुल हो रहा है। ऐसे केस में क्या बोलूँगी? फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं लगा रहा हूँ फोर्स, भाई लगा रहा हूँ, लेकिन पुश पुल तो नहीं हो रहा है। मतलब ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ हुई डेफिनेशन। जब डेफिनेशन गड़बड़ हुई तो भाई फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? एग्जैक्टली फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? लाइव क्लास, सो ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी ये दिमाग में आया, तो लोगों ने चेक करना शुरू किया। उन्होंने फिर बोला इसमें एक चीज़ ऐड कर दी, प्लस क्लास 8 में बच्चों तुम लोग को ऐड करा दिया था, मतलब तुम्हारे IRS में क्या कर दिया जाता है कि पुश और पुल हो या फिर कोशिश हो। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई टू पुश और पुल। ठीक है, ये क्लास 6, 7 में डेफिनेशन खूब चलती है, पुश और पुल और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब 8 में आया तो फिर ये डाउट आया कि सर देखिए हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ना पुश हो रहा है ना पुल हो रहा है, मतलब सर फोर्स नहीं लग रहा है क्या? तो फिर हमने ऐड कर दिया कि यार पुश और पुल हो या होने की कोशिश हो। अब देखो होने की कोशिश तो हो रही है। फिर जब तुम लोग 9th में आते हो तो वापस तुम्हें ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, बोला जाता है कि ये डेफिनेशन सत्य है, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा समझना क्यों। तुम्हें क्या बोला गया था 6, 7 में फोर्स की डेफिनेशन कि पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तुम्हें कभी ये नहीं बोला गया कि तुम्हें नजर आए या ना आए। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुमने फोर्स लगाया, तुम्हें नजर आ रहा है कि पुश हो रहा है, तुमने फोर्स लगाया, तुम्हें नजर आ रहा है कि पुल हो रहा है, बट व्हाट इफ तुम्हें नजर ना आ रहा हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अब मैं जहाँ भी टच कर रहा हूँ मैं एटम्स होंगे, अगर मैं दबा रहा हूँ तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ये पुश नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे मैंने फोर्स हाथ रखा था, ये वाला पार्ट तो दबी रहा होगा, यहाँ के जो एटम्स होंगे दबी रहे होंगे, तो पुश तो हुआ ना, भले ही हमें नजर नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन हुआ तो पुश। तो कहने का मतलब क्या, इस डेफिनेशन पे पूरा बिलीव करना हमें कि सर पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब फोर्स क्या करता है सर, यही करता है कि सर या तो पुश करता है या तो पुल करता है। अब सर वो नजर आया या नहीं आया वो आपका इशू है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम देख लो, मतलब तुम बैलून ले लो, ठीक है, बैलून को तुम पुश करो, तुम देखोगे दोनों साइड से बराबर पुश करो, तुम देखोगे बैलून जहाँ का है वहीं रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज ऐसे हो जाती हैं, दबाते तुम दब जाता है, हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब पुश तो हुआ सर, जहाँ पे हमने फोर्स लगाया वहाँ पे तो दबा वो, है कि नहीं? भले ही हमें पूरा बैलून शिफ्ट नहीं हुआ। तो कभी ये बच्चे जब 6 में पढ़ते हैं तो उनको एग्जांपल दिया जाता है कि देखो बेटा पूरी बॉडी मूव कर गई, फोर्स लगा पूरी बॉडी, तो हम लोग के दिमाग में लगता है कि पूरी बॉडी जब मूव करेगी तभी पुश बोला जाएगा। ऐसा नहीं है। अब आप 9th में आ गए हैं, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, वेदर वी आर गोइंग टू सी दैट और नॉट, वेदर इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन द होल बॉडी। कभी फोर्स लगाया, मान लो पूरी बॉडी पुश हो गई तो अच्छी बात है, क्लियरली बोल सकते हैं। नहीं हुई तो अगर हमने फोर्स लगाया है तो एटलीस्ट उसका एक मॉलिक्यूल तो पुश हुआ होगा। तो बिल्कुल किसी को मैं ऐसा हल्का सा छूऊं भी, यहाँ पे दबाऊं, हल्का सा फोर्स लगाऊं, तब भी यहाँ पे एक एटम तो मूव अंदर गया ही होगा। बात समझ आ रही है? तो पुश और पुल की डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बस चेंज क्या आ जाएगा, वेदर वी आर एबल टू सी दैट पुश or not. There is always, when we apply a force on any body, there is always a push or pull, either on the whole body
or the part of the body or even at the one single atom of the body, but there is happening a push or pull. तो फोर्स का मोटा मोटा मतलब क्लियर हुआ क्या? पहले से शुरू करते हैं सर। एनर्जी को बाहर भेजने या अंदर लाने का एक रास्ता है फोर्स सर, और सर वो किस तरीके से करता है? वो सर बॉडी में पुश ला करके या पुल ला करके करता है, और बॉडी पूरी बॉडी में पुश पुल करता है। जरूरी नहीं है सर जितनी एनर्जी रहेगी सर उस हिसाब से वो एनर्जी को बांटता है। मान लो थोड़ी एनर्जी तो कुछ एटम्स में जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी पूरा पूरा मॉलिक्यूल चला जाएगा, पूरा पूरा मतलब ऑब्जेक्ट चला जाएगा। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? तो पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। दिमाग में चीज़ को फिट करो, मतलब तुम अगली बार कहीं फोर्स लगा रहे होगे तो 110% मतलब फिक्स रखो। पुश और पुल तो गारंटी, पुश या पुल, पुश और पुल बोल रहा हूँ, दोनों साथ में नहीं होगा। पुश हो रहा होगा या पुल हो रहा होगा, तुम्हें नजर आए ना आए हो गारंटी रहा होगा। मतलब अगर मैं फोर्स अब लगाऊंगा कहीं पे सर तो पुश पुल होगा होगा, गारंटी है, भले मुझे नजर आए कि ना आए। हो सकता है पूरी बॉडी पे हो सकता है थोड़े पार्ट पे हो। इतना समझ में आया क्या? चलो इसके बाद बात करते हैं, फोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नोट्स कभी का आपको दिखने पास सुनते चले जाओ, नोट्स के लिए अलग से पूरा सेगमेंट मैं लिख के सारा दे दूंगा, और इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखते चले जाएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही लिख के दूंगा आपको, ठीक है? तो बस आप सुनते चले जाओ सारी चीज़ें। अब बात आती है इसके बाद, फोर्स अगर सर एक पुश और पुल है, ठीक है, भले ही वो हमें दिखे या ना दिखे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिखे या ना दिखे, फुल बॉडी पे हो या फिर पार्शली हो, ठीक है, तब भी इसको फोर्स ही बोलेंगे। अब आती है बात कि सर फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, बार बार हम लोग करते जाएंगे ताकि आप लोग को एग्जैक्टली जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग फोर्स को बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी अगर है सर ये, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, तो सर आप मुझे ये भी बताइए फिर, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में बढ़ती हैं, ये सर स्केलर है कि सर वेक्टर है? ठीक है, वेक्टर। अब देखो रटने का तरीका क्या होता है भाई, कई लोग चीज़ों को रटते हैं कि सर ये स्केलर है, ये वेक्टर है, पूरा रटे हुए हैं। लेकिन अपन को जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में रटना बहुत कम होता है, समझना ही ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताया यार कि लाइफ में कभी तुमको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे कोई भी इंसान, ठीक है, और तुम्हें पूछा जाए कि स्केलर है कि वेक्टर है बताओ, तो सिंपल से बस एक ही चीज़ प्रयोग करना कि क्या मुझे उसको पूरा एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। जैसे मैं बता रहा हूँ 2 किलो आलू लेना है, तो डायरेक्शन की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। 2 किलो मतलब वो पूरब से लो पश्चिम से लो 2 किलो रहेगा। लेकिन फोर्स को तुम देखो, अगर सपोज मान लो मुझे इस व्हाइट बोर्ड को बोला गया ऊपर ले जाना है, शिफ्ट करना है ऊपर, ठीक है, और मुझे बोला गया 100 न्यूटन का फोर्स लगाइए, ठीक है, और मैं मुझे नहीं बताया 100 न्यूटन का फोर्स बता देगा, मैग्नीट्यूड बता देगा कि 100 न्यूटन का फोर्स आप लगाइए, लेकिन मुझे ये नहीं बताया जा रहा कि किधर लगाए, डायरेक्शन नहीं बताएगी। मैंने कहा देख लेते हैं डायरेक्शन में काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैं हर तरफ लगा रहा हूँ, इधर 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 लगा रहा हूँ। जब इधर लगाया देखा चल गया ऊपर, बाकी शायद हर तरफ अलग अलग जगह जा रहा था। तो मुझे लगा ना कि भाई हाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बताओगे तो फोर्स का कोई मतलब नहीं है, तो हुआ इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्शन आ गया तो भाई ये क्वांटिटी ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा, डायरेक्शन आ गया मतलब कि ये क्वांटिटी, अब ये कह सकता हूँ मैं कि 100% स्केलर तो नहीं है। वेक्टर है कि नहीं अभी रुकूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि वेक्टर के लिए 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, दिमाग में फिट कर लो। अभी चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 8 तक मैं बार बार इस चीज़ को बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में इधर बैठ ना जाए। अच्छे बच्चे हमेशा ये बात 11th में बताई जाती है, तुम लोग अभी से जानो कि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड होना कंपलसरी है, डायरेक्शन होना कंपलसरी है, और साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना कंपलसरी है। मैंने बताया था आपको जब रेगुलर क्लास चलेगी तो मैं आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी समझाऊंगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो ये बात पूरी समझ में आएगी कि भाई अभी सर 2 क्वांटिटी हुई है, तीसरा जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है फोर्स, ये करता भी है। तो मतलब तीनों चीज़ हो गई। क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास सर डायरेक्शन की जरूरत भी है, और सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। तो ये अगर तीनों चीज़ों को फॉलो करने लगा तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के बारे में बात क्लियर हो गई, 2 बातें क्लियर हो गई, एक्चुअली 3 हो गई। सर फोर्स एनर्जी को पास करने का रास्ता है, सर फोर्स पुश या पुल लाता है, भले में नजर आए या ना आए सर, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है सर। अब आती है बात कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट से पहले हमेशा मैंने बताया, फिर से देखो यूनिट को भी रटते नहीं है। यूनिट तुम्हें कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी, आज से याद रखो, कभी तुम्हें किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट समझ रहे हो क्या होता है? 2 किलो, तो ये किलो क्या है? यूनिट है। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट का मतलब क्या। मैं क्या बोला कि तुम्हें जब भी कभी यूनिट निकालनी हो, यूनिट निकालने से पहले फॉर्मूला लिखा करो कि भाई फॉर्मूला क्या है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लो मैं पूछ दिया प्रेशर की यूनिट बताओ, अब तुम्हें रटा हुआ है पास्कल, तुमसे कोई बोले कि एसआई यूनिट बताओ,
अब तुम्हें शायद रटा हो ना रटा हो, भाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। तो हमें क्या करना है, रटना नहीं यूनिट को, मैंने बताया फिजिक्स में रटना बहुत कम होता है। हमें क्या करना है, सिंपल तरीका फॉर्मूला लिखना है, फोर्स अपॉन एरिया। दोनों से तो रटना पड़ेगा। मैंने बोला कब बोला कि बिल्कुल नहीं रटना, मैंने बोला रटना कम होता है, तो कम रटे अपन, ठीक है। फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो फॉर्मूले से यूनिट निकालना है तो क्या करना होता है, रूल क्या होता है, जिस तरह से तुम फॉर्मूला लिखते हो उसी तरह से इनकी यूनिट डाल दो। फोर्स यूनिट क्या होती है, मान लो अभी बताऊंगा, न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया प्रेशर यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द जनरल वे विच वी यूज टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला, देन पुट ऑल द यूनिट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर क्वांटिटीज, फिर अपने आप उसकी यूनिट आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो फोर्स की अगर हमें यूनिट निकालनी है तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = m × a। इस पर भी हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे, फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। लेकिन फिलहाल समझ लो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = m × a। याद रहना है, याद रखना है इस चीज़ को। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F × a। अब देखो m × a होता है, मुझे बोला क्या फोर्स की यूनिट बताइए। सर ने अभी रूल बताया था कि जब कोई तुम्हें यूनिट पूछे तो पहले फॉर्मूला लिख दो और फिर उसकी यूनिट डाल दो। मास की यूनिट क्या होती है भाई, मास की यूनिट क्या होती है, मास किस में नापते हो, 4 मीटर, मीटर में नापते हैं। तुमसे नहीं पूछना, बैठ पीछे रामेश्वर से पूछना, बताओ जल्दी बोलो, लाइव क्लास है, बैठ जाओ। नाम भी ले लिए तो बेइज्जती होगी पूरी दुनिया के सामने, ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ते जाओ बढ़िया तरीके से। मास की यूनिट भाई होती है केजी, होती है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, अभी चैप्टर चला है इसके ऊपर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को देखो, m था तो m लिखे, मल्टीप्लाई इसकी यूनिट इसकी यूनिट लिखे, तो यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अक्सर बच्चे को यूनिट पूछते हैं ना फोर्स की तो बोलता है न्यूटन। उसको ये नहीं पता है कि सर जो न्यूटन है वो एक साइंटिस्ट के ऊपर रखी गई यूनिट है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोलते हैं, इसको फेमस यूनिट बोलते हैं। ये तुम्हारी स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट है। SI का मतलब क्या होता है, वो जो 7 यूनिट थी ना SI में, क्या क्या थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों के रटन में जो टिप पे एकदम खड़ा खड़ा आ जाए, उनका इस्तेमाल करके कोई यूनिट लिखी जा रही है उसको बोलते हैं SI यूनिट। तो क्वेश्चन तुमको आएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। पहला ऑप्शन रहेगा न्यूटन। बच्चा देखेगा अरे टिक मारा, आगे बढ़ा, गलत। वो न्यूटन जो भाई साइंटिफिक यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। बट SI यूनिट तुम्हारी क्या है, जब इस तरह के टर्म मैथ में बोलते हैं SI यूनिट। तो फोर्स की मैंने तुमको 2 यूनिट बता दी, एक होगी न्यूटन, एक होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये SI यूनिट है और ये साइंटिफिक यूनिट है, ठीक है। ये बहुत फेमस है लेकिन भाई ये SI यूनिट नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, इसके बाद एक और चीज़ आती है, सर ये तो हो गया MKS में। CGS में देखो, CGS क्या होता है, MKS को पता है ना, अलग अलग हमारे सिस्टम्स हैं। MKS का मतलब क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड का सिस्टम हो गया। CGS क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये बार बार बोलते जाओ, याद हो जाएगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा अपने आप, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप से दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, CGS में क्या होता है, फिर से देखो एक साइंटिफिक यूनिट होती है, एक SI यूनिट होती है। साइंटिफिक यूनिट को बोलते हैं हम लोग डाइन, समझ रहे हो, भूत एग्जिस्ट करते हैं, इससे प्रूफ होता है। यूनिट का नाम क्या है, डाइन। और इसका क्या होता है, अब केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, CGS है ना, सेंटीमीटर आ जाएगा, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो क्या यूनिट हो जाएगी ये, तो ऐसे मस्त कहीं लिख लेंगे हम लोग, CGS में सर ये, MKS में सर ये, ठीक है। परेशान नहीं होना है, नोट्स के लिए आपको अलग से दिया जाएगा लिख के, तो बस अभी सुनते चले जाओ ताकि लेक्चर थोड़ा स्पीड में आवाज चले। ये हो गया क्लियर। तो यूनिट के बारे में बात समझे। पहले फोर्स कैसी क्वांटिटी है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की। सर फॉर्मूला क्या था, F = m × a होता है सर यूनिट देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एक इसको SI यूनिट बोलते हैं सर। एक होती है हमारी न्यूटन, ये साइंटिफिक यूनिट है, ठीक है। CGS में साथ जाएंगे तो वही न्यूटन टाइम बन जाता है, और सर यही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुम्हारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई फोर्स के बारे में सारी बातें। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तुमको पता है क्या। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, मास लिखा, फोर्स लिखा, वेलोसिटी लिखा, तो एक ये तो सिंबल हो गए सबके। जो वेक्टर क्वांटिटी तो उस पर एक एडिशनल क्या बोलते हैं हम लोग, एरो बना देते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है। बात समझ आई। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल। वेक्टर क्वांटिटी लिखने से पहले उसके ऊपर एक क्या होता है, हम लोग एरो लगा देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी बात एक दिमाग में रख लेना कि भाई अगली बार तुमको दिखे समझ जाओ कि वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा देखो
वेक्टर क्वांटिटी होने का फ़ायदा देखो, फ़ायदा और नुकसान देखो। जैसे मान लो तुम्हारा ये एक टेबल है, ये मास तुम्हारा 2 किलो है, मैंने क्या किया, एक मास और लाया, उसको यहाँ रख दिया 1 किलो का, ठीक। टोटल मास, ये तराजू है, टोटल मास कितना हो गया 3 किलो। मैंने इस बार क्या किया, उठा करके इसको पीछे की साइड, मतलब ये वैसे पीछे की तरफ फैला हुआ है, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा मेरा डायग्राम गड़बड़ है, ऐसे मैंने यहाँ रख दिया, पीछे रख दिया उसको ले जाके। अब मास कितना हो गया, अभी भी 1 किलो का है वो, अब मास कितना हो गया 3 किलो। मैंने यहाँ रख दिया, अभी मास कितना है 3 किलो, मतलब कहीं भी रख रहा हो 3 ही किलो आ रहा है। फोर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, मान लो सपोज, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मान लो तुमने एक फोर्स लगाया इधर 2 न्यूटन से, और इधर एक और फोर्स लगाया तुमने 3 न्यूटन से, नेट फोर्स बॉडी में कितना हो गया 5 न्यूटन की डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर यही मैं ऐसे ले जाके 3 न्यूटन को इधर से लगा दूं तो वो कोई बच्चा अगर नहीं जानता है कि ये वेक्टर है, बोलेगा सर 2 इधर लग रहा है 3 इधर लग रहा है, कितना लग रहा है 5 लग रहा है, वो नॉर्मल जोड़ देगा। लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन में असर पड़ेगा ना, ये इधर से आती है वो उधर से आती है, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा और यहाँ 1 न्यूटन आ जाएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का असर होता है, बात समझ आई कितना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स, जितना हमें फोर्स के बारे में जानना चाहिए था, बेसिक बातें हम सब जान चुके हैं। फोर्स और बेसिकली एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का रास्ता होता है सर। फोर्स पुश और पुल होता है, भले आपको नजर आए ना आए सर, भले पूरी बॉडी पे लगे, थोड़े से पार्ट पे लगे सर, फोर्स लगा है तो पुश पुल होगा। या इसका उल्टा देख लो, अगर कहीं सर पुश या पुल हुआ है तो फोर्स आया होगा डेफिनेटली, ठीक है। उसका सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों चीज़ें फॉलो करती है। फोर्स की यूनिट हमें समझ में आ गई सर, फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये सब आपने क्लास 8 में खूब डिटेल में पढ़ा है कि भाई फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। टोटल फोर्स के 5 इफेक्ट होते हैं, आपको पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 इफेक्ट होते हैं, आपका दिमाग में क्लियर है। लेकिन बताऊंगे ये 5 इफेक्ट क्या क्या होते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता देता हूँ। चलो 9th है भाई, देखो तुमको जिंदगी में कई सारे मौके मिलते हैं, 6 7 से मौके मिल गए, ये 9th हमको दोबारा मौका मिल रहा है फोर्स को पढ़ने का, एक बार और मौका मिलेगा तुम्हें फोर्स को पढ़ने का 11th, वो आखिरी मौका है। इतनी बार तुम्हें इंडियन सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि भाई देखो फोर्स ये होता है, ये होता है, ये होता है, बार बार फिर से बता रहा हूँ 5 मौके। फोर्स का पहला काम, इफेक्ट मतलब होता है फोर्स क्या क्या असर कर सकता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ तुम्हें कि एग्जाम्पल के तौर पे असर की अगर बात करें, क्या क्या असर हो सकता है, सॉल्ट, नमक ले लो, तो नमक का क्या क्या असर हो सकता है। नमक क्या पौधे को बढ़ा सकता है, खाद की तरह डाल दें तो वो उसका असर नहीं है। नमक किसी चीज़ को नमकीन बना सकता है, ये उसका असर है। नमक तुम्हारे दर्द को बढ़ा सकता है, तुम्हारा कटा हुआ हो गया मत डाल दिया नमक, बढ़ा सकता है, ठीक है। तो नमक का जो जो काम वो कर सकता है वो उसके इफेक्ट कहलाएंगे, जो नहीं कर सकता उसका पार्ट नहीं, इफेक्ट नहीं कहलाएगा। ऐसे ही फोर्स भी कुछ पर्टिकुलर काम करता है। अब देखो फोर्स को समझना कितना आसान हो गया, एक सर पुश पुल करेगा, क्लियर है सर, और पुश पुल को ही थोड़ा और डिटेल में स्टडी करोगे तो पुश पुल 5 तरह से बढ़ जाते हैं। वो पुश और पुल ही है लेकिन वो 5 तरह से बढ़ जाता है। क्या क्या, पहला फोर्स का काम क्या है, रुक जाओ, किसी चलती हुई चीज को मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही कोई चीज, फोर्स क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। क्या बोलते हैं हम लोग, किसी चलती हुई चीज को फोर्स रोक सकता है, बोलो, बात समझ आई। अब बोलो सर यहाँ पे पुश पुल कैसे हो बताइए, तो हुआ ना भाई, जब वो एटम बस बॉल फुटबॉल चली आ रही थी, हमने इसको इधर लगाया तो पूरे के पूरे जो आगे वाले मॉलिक्यूल तो उसको हमने पीछे की तरफ पुश किया, तो जो उधर से एनर्जी जो टकराई उससे टकराती की खत्म होती पूरी एनर्जी खत्म हो गई। जब पूरी एनर्जी खत्म हो गई तो रुक गया वो। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी चीज चलती हुई चीज को रोक सकता है, फोर्स किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 मीटर मतलब समझ रहे हो, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 थी, फिर मतलब बॉल रुकी हुई है मैंने मार दिया, चलने लग गई। फोर्स किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, फोर्स किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, फोर्स किसी चीज का डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स किसी चीज का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या हो गया भाई, कुछ नहीं, वेलोसिटी मतलब उधर से आ रही थी, बैट लगाया इधर चली गई। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हल्का सा बैट लगाते हैं सर, इधर से 2 फील्डर के बीच में 4 रन, तो क्या करना है, बॉल जाने का मन था इसका इधर, हल्का सा लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने, बैट। तो लोग बैट लगा रहे हैं सर, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, तो फोर्स में तो बैट लगाया, मतलब बैट में तो फोर्स लगाया ना हमने, चला गया। तो फोर्स क्या डायरेक्शन बदल सकता है। चौथा 5वां इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में, जब तुम्हें बताऊंगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बताऊंगा टाइप्स ऑफ फोर्सेज में, तो तुम्हें बताऊंगा इन 3 को एक साथ क्यों रखते हैं और चौथे 5वें को एक साथ क्यों रखते हैं, ठीक है। चौथा क्या बोलता है, फोर्स किसी चीज़ का शेप बदल सकता है और फोर्स किसी चीज़ का साइज बदल सकता है। अब आधे जहरीले बच्चों को शेप और साइज में फ़र्क ही नहीं पता है, उनको लगता है कि शेप और साइज सर
एक ही सर, सब सेम चीज़ सर, अरहर की दाल, उड़द की दाल, सर सबकी सेम दाल दाल है सर, ऐसा नहीं है भाई। देखो देखो शेप क्या है, इसको तुम क्या बोलोगे, स्टार, इसको क्या बोलोगे, मतलब मेरा स्टार है ये, ऐसा ही रहता है मेरा स्टार, ठीक है। इसको तुम बोलोगे स्टार, इसको क्या बोलोगे ट्रायंगल, इसको क्या बोलोगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसको क्या बोलोगे स्क्वायर, और पता नहीं फिर उसी में मैथ्स में ऐसे कर देते हैं सब, क्या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर देते हैं, क्या बोल देते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है जो भी। तो तुम देखोगे कि मैं सबको नाम अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दिख अलग अलग है। जब कोई चीज़ दिखना ही अलग अलग तरीके से, वो चीज़ क्या कहलाती है, शेप। इसका शेप अलग, ये स्टार शेप का है सर, ये ट्रायंगल शेप का है सर, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है सर, ये रोम्बस शेप का है सर, तो शेप अलग अलग है। अब देखो साइज क्या होता है, ये छोटू स्क्वायर, ये थोड़ा और बड़ू स्क्वायर, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और। अब तुम ध्यान देखो सब क्या है, स्क्वायर है, सबका शेप सेम है, सबका क्या बदल रहा है, साइज, छोटा बड़ा, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। रोटी के जब लोई बनाते हैं हम लोग गोल छोटा वाला, तो शेप उसका गोल ही है, फिर हम लोग फोर्स लगा लगा के उसका साइज क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, वही होता है। तो शेप साइज में फर्क समझ में आया। तो फोर्स बेसिकली ये पांच काम करता है, फिर से एकदम मुंह जवानी पे आ जाना चाहिए। फोर्स क्या करता है, फिर से बोलो, चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, रुकी चीज़ को चला सकता है, सर डायरेक्शन बदल सकता है, सर शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है। बात समझ सर? बोले सर नहीं मानेंगे सर, आपने इन तीनों का एग्जाम्पल दिया सर, सर इन दोनों का एग्जाम्पल दीजिए। तो भाई एग्जाम्पल है, हम लोग कैसे देखते हो वो, मान लो सपोज सॉस, सैंडविच खा रहे हैं, ठीक है, तो सॉस ऐसे ऐसे दबाते हैं, देखते हो बॉटल ढक्कन ऐसे हो जाता है, नहीं हो जाता है, और क्या बदला उसमें, शेप बदला, साइज बदला। अरे पहले बॉटल मस्त गोल था, फिर दबा दिया तो साइज शेप बदला ना, अब अंदर से धंस गया। साइज देखो, साइज तुम देखते हो, हम लोग च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम खाने में ऐसे निकालते हैं, ऐसे 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 करते नहीं करते हैं, ये हो क्या साइज बदलना है, च्युइंगम इतना बड़ा था, च्युइंगम इतना बड़ा हो गया, साइज बदल दी हमने, अभी है तो च्युइंगम भी हो। तो शेप और साइज में फर्क समझना बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को यहाँ तक पढ़ने लगता है कि सर फोर्स जो है ना बड़ा अलग अलग काम करेगा, अगर वो किसी चलती हुई चीज को रोक रहा है तो बस वो एक ही काम करेगा, डायरेक्शन बदला डायरेक्शन ही बदलेगा, अगर उसका शेप बदला शेप ही बदलेगा, ऐसा नहीं है। फोर्स थोड़े पता क्यों क्या क्या कर रहा है, फोर्स क्या करता है, इन पांचों में से किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है। जैसे मान लो सपोज तुमने अगर एक एक्सीडेंट होता है, एग्जाम्पल करो, तुम फॉर्चुनेट चल रहे हो, तुमने ले जाके सामने फॉर्चुनेट से मार दिया, अब देखो वहाँ फोर्स लगा, अब देखते हैं वहाँ क्या क्या बदलता है। पहले चलती हुई चीज रुक गई, भड़ाक, ठीक, ये हो गया। डायरेक्शन में क्या बदल जाता है, जा रही इधर, भड़ाक से गाड़ी इधर घूम गई, बदल जाता डायरेक्शन। साथ में शेप और साइज, साइज तो नहीं पता लेकिन शेप तो खतरनाक बदलता है, बदलता ही नहीं बदलता है। अभी तुम्हें फोर्स नहीं लगेगा तो ये मत सोचने लग जाना कि यार कोई पांचों में से एक ही लगेगा, हो सकता है दो लग जाए, तो तीन चीज हो जाए, मतलब चार हो जाए तो पांचों हो जाए, पांचों होना इम्पॉसिबल है। सोचो क्यों, या तो चलती हुई चीज को रोक देगा या रुकी चीज चला देगा, दोनों कैसे कर देगा कि हाँ भाई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पहले गाड़ी रुक गई फिर गाड़ी चलने लग गई, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है पांचों करे, लेकिन इनमें कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें करेगा ऐसा। तुम कभी ये मत सुना कि अकेला कोई काम करेगा, अकेला भी कर सकता है। अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमने डायरेक्शन फिक्स रखा, तुमने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखी, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो बस रुक जाएगा। तो एक भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स ही होते हैं, इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं होता। और इन सब में पुश और पुल ही होता है। तुम ध्यान से देखो बारी बारी, मैंने बॉडी आई उसको लगाया तो मैंने इसको पुश किया, धीरे धीरे रुक गई। कोई बॉडी थी रुकी हुई, मैंने उसको क्या किया, इधर से पुश किया, रुकी तो मैंने इधर से पुश किया, चल पड़ी। पुश करने का मतलब क्या, मैंने इधर के मॉलिक्यूल को दबाया, बोला भाग भाई उधर भाग, तो पूरा दब गया सब, उसने उसको धक्का मारा, उसने उसको धक्का मारा, सब निकल गया आगे, तो हुआ। डायरेक्शन बदला मैंने, फिर से देखो डायरेक्शन में बड़ा कमाल होता है। डायरेक्शन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जैसे मान लो एक इस तरह का बॉक्स है, तो हम लोग पूरे बॉक्स पे लगा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन बढ़ रहा है। अगर वही थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगाएंगे, टेढ़ा अगर पुश करें या पुल करें, तो वो चीज़ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी, तो सीधा नहीं गई टेढ़ी चलेगी, तो डायरेक्शन बदल गया उसका, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रेशर इसके अंदर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आपने देखा होगा, पता नहीं फुटबॉल अगर आप देखते हो, फुटबॉल पसंद हो आपको, तो तुम देखना कभी फुटबॉल में जब किक मारी जाती है, तो हम लोग जो किक मारते हैं, हम लोग का पहले अलग ही लेवल है, 2 बार बॉल तो यहीं रह जाती है, किक मारे बॉल देख रहे हैं यहीं पड़ी हुई है, ठीक है। खैर अगर उस प्रोफेशनल मारते हैं, लोग किक मारते हैं, तो बॉल ऐसे आती है, ऐसे घूम के बॉल जाती है, कभी देखना, मतलब तुमको जैसे गोल मारेंगे तो गोल यहाँ पे मारेंगे इधर, तुम लोग अरे जहरीले हैं, फिर देखोगे ऐसे जाएगा, ऐसे मस्त घूम के ऐसे जुप अंदर, तो बॉल घूमी कैसे सर, जो तुम लोग क्रिकेट देखते हो, हम लोग करते हैं तो स्पिन कराते हैं, तो बॉल सीधी आई, गिरने में स्पिन होती है,
जो बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं ना, वो जब बॉल फेंकते हैं तो बॉल हवा में से घूमती है, हवा में से घूम रही है, ऐसे हवा में से घूम रही है, सोचो कितना। और पढ़ने के बाद उसको स्विंग बोलते हैं, पढ़ने के बाद भी वो घूमती है। तो वो कैसे होता है वो फिजिक्स बताती है, फिजिक्स का पूरा प्रूफ है कि भाई वो कैसे होता है। तुम भी किसी चीज़ चाहो, तुम भी चाहो आज से फिजिक्स पढ़ लोगे, तुम किसी भी चीज़ को मारोगे तो वो भी घूमते हुए जाएंगे ऐसे। बस सीखना है कि क्या करना होता है, टेक्निक, ठीक है। वो सब मैं चीज़ आपको जब बताऊंगा तो उसमें प्रूफ करूँगा डायरेक्शन कैसे चेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। शेप और साइज तो देख ही रहो, दबा रहे हैं तो पूरा क्लियर एग्जाम्पल है। पहले वाले दोनों केस में क्या हो रहा है, जो भी पुश पुल हो रहा है पूरी बॉडी पे हो रहा है, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, कोई प्लास्टिक का बॉटल है तुम्हारे पास, किसी के पास, लो जल्दी, इसका शेप थोड़ा चेंज होने जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो उसको मैं जब दबाया, देखो दबाया, दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या हुआ कि पूरी बॉडी नहीं गई कुछ करने के लिए, बस एक पर्टिकुलर पार्ट जो है हमारा दब गया, तो पुश हुआ और शेप चेंज हो गया। अब ये वापस सही हो जाना चाहिए वरना भाई मारेगा हमको, हो जाए यार, हो गया, ठीक है, सही हो गया। तो ये सही भी क्यों हुआ, पता है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। ये सही भी क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी अच्छी है, इलास्टिसिटी इसकी अच्छी है। जैसे तुम्हारा हाथ, फिंगर, तुम ऐसे करते हो, थोड़ी देर तो सही जाता है, ठीक है। तो पहले हर चीज़ इलास्टिक होती है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा जब कर दोगे तो प्लास्टिक बन जाती है। जैसे मानो हम ऐसे करते हैं, अब वो सीधा हो ही नहीं रहा, वो फ्री हो गया, हर तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसकी भी अगर मैं इसको बहुत दबा दूँ भयंकर तरीके से तो वापस नहीं आ पाएगा, तो वो अलग चीज़ है, 11th में पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल ये समझ में आया क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको क्लियर हो गया। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था कि ये 3 को तुम एक साथ पढ़ना और 2 को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग हमेशा, ये 3 को एक साथ लिखते हैं और ये 2 को अलग लिखते हैं। रीज़न है इसके पीछे, वो रीज़न मैं कब इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसको रीज़न क्लियर कब होगा, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी टाइप्स ऑफ फोर्स। तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्स। अभी तक जो हमने लेक्चर में पढ़ लिया उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। फोर्स क्या होता है, एक एनर्जी को ट्रांसफर का तरीका है, बेसिकली डेफिनेशन क्या, पुश और पुल, हमने उसके बारे में, इसका स्केलर है, वेक्टर है, हमने देखा उसका फॉर्मूला क्या था, उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एमकेएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है। फिर हमने सीखा कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट मतलब फोर्स कहाँ कहाँ असर करता है। इन 5 के अलावा फोर्स कोई अलग और काम नहीं करता। उन्होंने वही बोले कि एक बॉक्स रखा था, वो लाल था, नीला हो गया, फोर्स लगा क्या, बोला ना लगा, ठीक है, ठीक है। अमरूद था, पक गया, फोर्स लगा गया, ना लगा फोर्स, क्योंकि फोर्स बस ये 5 काम करेगा या इनको मिला के कुछ करेगा, छठवां कोई काम नहीं फोर्स करता है। ये फोर्स का क्लियर कट आइडिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने तरह के, मतलब कितने तरह के फोर्स होते हैं, तो आपने बचपन में फिर से पढ़ा है टाइप्स ऑफ फोर्स। सर फोर्स 2 तरह के होते हैं, एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट। सब बचपन की चीज़ें हैं, बचपन में किए गए पाप अगर ज़्यादा है तो आपको याद नहीं आ रहा होगा, याद आ रहा है ये सब, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट। क्या होता है कांटेक्ट फोर्स? मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आता है। हाँ, मस्कुलर वो तो उसके एग्जांपल हो गए, लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स होता है। और सर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो पीछे से भी फोर्स लग रहा होता है, जो कि सरफेस की वजह से लगता है, वो फ्रिक्शन होता है, वो सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, मतलब सर देखिए कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या, फोर्स लगाना है सर, जहाँ पर आप बॉडी को छू दे रहे हो, छू दे रहे हो, छू कर लगाना पड़ता है, वो कांटेक्ट है सर। और जहाँ पे बिना छुए जा कुर्सी ये चली गई उधर मोशन में आ गई तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यही 2 फोर्स होते हैं। आपको इसके पीछे की पूरी डिटेल्स फिजिक्स पता है कि सर देखिए, सही बताऊँ आपको तो ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में सर कोई भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता ही नहीं है। सर अजीब बात है, पहले पढ़ाते हैं आप लोग कि कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, फिर बोलते तो क्या कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स होता ही नहीं है। तो आईआरएस के बच्चों को अच्छे से पता होगा कि नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर तुम सुन लो बातें। देखो भाई, कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि जिधर छुए, छू के लगाना पड़ा वो कांटेक्ट। मैग्नेट में देखो, मैग्नेट देखो कभी, मैग्नेट मतलब चुंबक। एक मैग्नेट ऐसा रखते हैं हम लोग, दूसरा मैग्नेट रखते हैं, पूरा भी गया नहीं रहता, दूर से चिपका लेता है उसको, बिना छुए कर लिया काम, चिपका लिया। ये देखो ये मार्कर है, ठीक है, रेस्ट पे है, भी छोड़ते ही मोशन में आ गया। कोई चीज़ रेस्ट से मोशन में चली आती है तो कौन करता है वो काम, फोर्स। मतलब यहाँ भी कोई फोर्स लगा, लेकिन सर कोई हाथ नजर आ रहा है क्या तुमको, कभी हाथ नजर आया तो तुम डर के भाग जाओगे, ठीक है। कोई नजर नहीं आ रहा है तो मतलब कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही है, पर बिना हाथ के खींच रही है, बिना छुए खींच रही है, तो नॉन कांटेक्ट हुआ। पर मैंने क्यों बोला कि दुनिया में कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि सर जो कांटेक्ट है वहाँ पे तो हाथ लग रहा है या कोई चीज़ टच कर रही है, लेकिन सर जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है वहाँ पर भी कोई चीज़ टच कर रही होती है, बट हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिसको आगे चल के बोला गया फील्ड
लाइंस। क्या बोला गया? जैसे तुम देखो ना मैग्नेट का भी देखना, ये एक्सपेरिमेंट तुम करके देख लेना। एक पेपर लेना व्हाइट कलर का, ठीक है, उस पे लोहे का बुरादा, सर गड़ी का बुरादा सुने थे, लकड़ी का बुरादा सुने थे, लोहे का बुरादा कहाँ से मिलेगा? अरे भाई मिलता है, जब वो जहाँ पे लोहे का काम होता है ना वहाँ पे बहुत सारे बुरादे होते हैं, ठीक है। तो बुरादों को ले आना, एक व्हाइट कलर का चार्ट रखना है, चार्ट पेपर रखना, उसमें पूरा बराबर से बुरादों को से छीट देना, पूरा बराबर से हर तरफ, ठीक। उसे क्या करना, नीचे एक मैग्नेट रख देना लाके। तुम देखोगे कि सारा मैग्नेटिक, सारा जो ऊपर का आयरन के फिलिंग्स बोलते हैं, यानी कि बुरादे जो होते हैं, वो एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज हो जाएंगे, एक तरीके से जैसे ऐसे गोल गोल अरेंज हो जाएंगे, चारों तरफ से गोल गोल अरेंज हो जाएंगे, और जहाँ पे मैग्नेट के पोल्स रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे सर। ये देखना, कभी एक्सपेरिमेंट करना, ये 8th की किताब NCERT में दिया हुआ है, बाकी आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जब लोगों ने देखा कि यार ऐसे क्यों अरेंज हो रहा है, तो पाया कि जो मैग्नेट होता है उसके अंदर से फील्ड लाइन्स निकलती हैं, फील्ड लाइन्स होती हैं। जब फील्ड लाइन को समझना जैसे समझो, मान लो तुम सब कीड़े हो, ठीक है, छोटे वाले कीड़े जो उड़ते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, और मैं मान लो मकड़ा हूँ, मकड़ा मतलब समझते हो ना, वो स्पाइडरमैन वाला, ठीक है, तो मैं वो हूँ। अब मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ, तुम सबने मुझे देखा, ये भाई सर तो इधर बैठे हैं, और तुम कैसा इधर से निकल लेते हैं, होमवर्क नहीं के इधर से निकल लेते हैं आराम से, क्या होगा? उड़ोगे और जाके फिर चिपक जाओगे, कहीं चिपक जाओगे, कहाँ चिपकोगे? मेरे जाल में। मकड़ी बैठी किनारे रहती है, उसका जाल तुमको नजर आता है, बट पता है उन कीड़ों को नजर नहीं आता है, उनकी दृष्टि इतनी बढ़िया नहीं होती कि वो नजर आए, ठीक है। तुम लोग को भी कई बार नजर नहीं जाता, नहीं कई बार मुंह पे चिपक जाता है, ऐसा कि कमरे बहुत दिनों बाद घुसो नहीं चिपक जाता है, इधर निकालते हैं इधर से ऐसे वैसे, हमें भी नजर नहीं आता है, तो कीड़ों को कहाँ से नजर आएगा? तो उनको भी नजर नहीं आता है। अब वो देखते हैं कि मकड़ा तो वहाँ बैठा हुआ है, बस चलो निकल लेते हैं, साइड से आते हैं, चिपक जाते हैं। तो क्या है वो मकड़े का, क्या है वो? फील्ड लाइन है। वो मकड़ा वहाँ पे है लेकिन उसकी फील्ड लाइन पूरी निकली हुई है हर तरफ, कीड़े को नजर नहीं आया। तो कीड़ा क्या बोलेगा? मकड़ा जो है, अब कीड़े की मान लो क्लास चलती हुई कहीं पे, अगर उनकी भी कोई क्लास होती होगी तो वहाँ पढ़ाया जाता होगा कि मकड़े का जो फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, क्योंकि तो छू के नहीं लगा रहा है। अब वही अगर तुम मेढक को देखो, मेढक को भी शिकार करते देखो, मेढक की जीभ ये बड़ी होती है, ठीक है, तो अपनी पूरी जो जीभ निकालता है और चिपका लेता है, और चिपका के वापस ले लेता है, तो वो कैसा हुआ फोर्स? कॉन्टेक्ट हुआ। तो उनको कीड़ों को पढ़ाते हो, देखो भाई जो फ्रॉग फोर्स लगाएगा वो कॉन्टेक्ट होगा, जो मकड़ा लगेगा नॉन कॉन्टेक्ट होगा। फिर उन्हीं कीड़ों में से कोई रिसर्च किया होगा कि अरे वो कॉन्टेक्ट नहीं होता, नॉन कॉन्टेक्ट नहीं होता है, बेसिकली कॉन्टेक्ट होता है, बस हम लोग को नजर नहीं आता है, उसकी फील्ड लाइन्स फैली होती हैं। तो वैसे ही मैग्नेट की भी अपनी फील्ड लाइन्स फैली होती है चारों तरफ, अब उसके रेंज में जो आता है उसको खींच लेता है, ठीक है। बस ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो भी ग्रेविटी की वो बात बताया ना, ये नीचे खींच ले रहा है, यहाँ भी चारों तरफ फील्ड लाइन्स फैली हुई हैं, हम लोग को नजर नहीं आ रही लेकिन हैं, हम लोग खींचे हुए हैं, देखो अभी हम लोग चिपके हुए हैं ना, वरना अभी लोग उड़ रहे होते हैं मस्त, ये चिपके हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, दुनिया में हर चीज़ कांटेक्ट है, बशर्ते हमें नज़र आए या ना आए वो अलग बात है। हमें सर यहाँ नज़र आ गया, सर यहाँ हमें नज़र नहीं आया, है तो कांटेक्ट, ये भी ना, ये फील्ड लाइन तो कांटेक्ट है, कांटेक्ट सब कुछ है। तो कहने का मतलब क्या है, इन दिस वर्ल्ड एवरी फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स, but sometimes we are able to see that force, that's why we mentioned separately that is contact force, and when we are not able to see by our eyes, it is called non contact force. ऐसी बहुत सारी मशीनें दुनिया में बना ली गई हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स की फील्ड लाइंस को दिखा देती हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन तुम देख लोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम देख लोगे, अभी हम जो चैप्टर पढ़ेंगे 10th में मैग्नेटिज्म के बारे में, तो उसमें मैं पूरा आपको फील्ड लाइन बना के दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती कैसे है, ठीक है। तो फील्ड लाइंस पूरी हम लोग को नजर आने लगी। तो बात समझ आए ना, कहने का मतलब क्या, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गया। आपको यही बताना, आप ये कहीं वाइवा में खड़े हो बोले सर दुनिया में एक ही तरह का फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स, वो तुमको नंबर देगा 0 बोलेगा भाग, इतना गधा लड़का तो ये नहीं पता है कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट होता है। हाँ उसको ऐसे बताओ सर, मुझे पता है सर आप क्या पूछना चाहते हैं, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट यही ना, लेकिन सर दुनिया में सर सारे फोर्स कांटेक्ट ही होते हैं, सर आप बताइए क्यों। फिर वो बोलेगा हाँ ये लड़का सही है। फिर तुम बताना ही नहीं कि पूछ के गायब हो गया सब, कि सर हमको भी याद नहीं आया, कि सर इतना याद है कि सब कुछ कांटेक्ट होता है। सर कांटेक्ट वो सर जो नजर आ जाए, और बस जो नजर नहीं अपने आप हो रहा है वो नॉन कांटेक्ट। लेकिन सर अगर आप जूम करके ध्यान से देखेंगे तो सर अंदर अंदर फील्ड लाइंस फैली होंगी सर, और वो उसको फोर्स लगा रही होंगी, तो सर वो भी तो कांटेक्ट ही हुआ ना। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ फोर्स। एक और टाइप होती है फोर्सेस की, मतलब टाइप इज सिचुएशन होती है फोर्सेस की, इसको टाइप बोल दो, और एक बोल दो सिचुएशन। एक सिचुएशन होती है फोर्सेस की, वो दो तरह की होती है, पहला बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा और इसको समझाने के लिए मैं कुछ और लिखूंगा। तो मतलब पहले फिर इसको समझाऊंगा, फिर उसको मिटाऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, ठीक है, रूल ही चलेगा। अब इतना समझ लो कि सिचुएशन जो होती है दो तरह की होती है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स।
अब बैलेंस फोर्स हम लोगों को समझना है तो भाई डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है। अरे क्या सर, जब सर फोर्स बराबर बराबर लगे, जैसे मान लीजिए सर कुर्सी पे सर 4 न्यूटन से इधर खींचे, 4 न्यूटन से उधर खींचे, सर सब खत्म हो गया फोर्स, नेट फोर्स कितना है 0, सर वो बैलेंस हो गया। सर जब मान लीजिए 4 से इधर खींचे, 2 से कोई उधर खींच रहा है, 4 से इधर खींच रहे हैं, 2 से कोई उधर खींच रहा है, तो अब 4 से इधर और 2 से उधर बैलेंस हुआ। ये तुम लोग तराजू सब्जी लेने जाते हो, कब सब्जी तौलवा के लेते हो? जब कांटा बराबर रहता है कि झुका रहता है तभी ले लेते हो, नहीं लेते हो ना। वही कांटा है सर, जो भी पड़ जाए तुमको जो भी रखना है रख दो, 4 भिंडी है 4 भिंडी दे दो, बस वही सब्जी हो। ऐसा नहीं ना, बराबर करते हो, बैलेंस करते हो ना, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। बैलेंस मतलब क्या हो गया, जितना इधर उतना इधर, तो बीच में रहेगा, बैलेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। अगर मान लो किसी बॉडी पे पूछना है कि फोर्स बैलेंस है कि नहीं, तुम देख लो भाई 4 न्यूटन इधर लग रहा है फोर्स, तो 4 न्यूटन उधर भी लग रहा हो, कैंसिल आउट हो जाए, बैलेंस हो गया। और अगर अनबैलेंस मतलब कि 4 इधर लग रहा है 2 उधर लगे, अनबैलेंस को बोलते हैं, ठीक है। बट बैलेंस अनबैलेंस इतना सिंपल नहीं होता है। उसको समझने के लिए तुमको एक और चीज़ को समझना पड़ेगा, जो कि आपका पार्ट तो नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि तुम समझ ना पाओ। हम लोग बोलते हैं उसको, इधर लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं FBD। बोलो सर FB तक तो बड़ा मजा आया था सर हमको, ठीक है, छोड़ रहा हूँ, टाइम हो गया। अच्छा हाँ, तो सर FB तक तो बड़ा मजा आया सर, ठीक है सर, हमको तो पासवर्ड और लॉगिन आईडी सब याद आ गया था, समझ रहे हो FB मतलब ना। FBD क्या है सर, FBD का फुल फॉर्म होता है, पहली बार मैं जिंदगी में आ रहा है ये, ठीक है, IAS वालों को भी नहीं पता ये चीज़। सुनो ध्यान से, F बोले तो फ्री, B बोले तो बॉडी, और D बोले तो डायग्राम। FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये जो टेक्नोलॉजी है FBD की, वो तुम्हें क्या करती है, तुम्हें एक ताकत देती है जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस को देख पाते हो। जैसे मान लो अगर मैं तुमको बोलता हूँ इस बॉटल पर लगने वाले फोर्सेस को ध्यान से बताओ, कौन कौन से फोर्स पे लग रहे होंगे इस बॉटल पे, जरा बताओ तो तुम लोग प्रैक्टिकल। अरे इन जनता को नहीं नजर आ रहा होगा इसलिए मैं इसमें यहाँ करते हैं, ठीक है। अब इस वक्त मेरे हाथ में बॉटल है, बताओ कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉटल पर, जल्दी बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बिल्कुल, और कुछ? हाँ, पटक के मारेंगे तुमको। कांटेक्ट फोर्स तो फोर्स का टाइप है ना, समझ रहे हो क्या मतलब टाइप का मतलब कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह का है, समझ रहे हो, वो चीज़ है कांटेक्ट फोर्स। मतलब कांटेक्ट फोर्स एग्जांपल है भाई, जैसे मान लो तुमने बोला ग्रेविटेशन फोर्स, वो नॉन कांटेक्ट हुआ। कौन सा फोर्स और लग रहा है बताओ, बस एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, बोलो बोलो बोलो। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा, जब रिलेटिव मोशन कुछ हो ही नहीं रहा, फ्रिक्शन मोशन कहाँ लगेगा? अगर एक फोर्स लगता है इसके ऊपर, बस मान लो किसी बॉडी पर एक ही फोर्स लगा है तो उसको नहीं, तो वो तो अनबैलेंस है ना, समझो। अगर मैं इस पर एक ही फोर्स लगाता तो ये नीचे चला जाता ना, बट ये तो रुका हुआ है, मतलब अगर कोई इसको नीचे खींच रहा है तो कोई इसको ऊपर भी खींच रहा होगा, तभी तो बीच में रुका हुआ है ये। तुम अगर बस कोई चीज को, रस्सी को नीचे खींचते जाओ तो रस्सी नीचे ही आती है ना, कि रुकी रहती है। जब दोनों साइड की तभी रुकी। टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर पता है, एक गेम होता है रस्सी वाला, बोले हाँ ये पता है सर, रस्सी वाला गेम होता है, इधर भी लोग होते उधर भी लोग होते, खींचते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टग ऑफ वॉर। उसमें देखते हो रस्सी, इतना सारे लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन रस्सी वहीं की वहीं है, क्यों? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स, सारे कैसे हैं, बैलेंस फोर्स है। ऐसे देखो ये यहीं का यही है, मतलब अगर ये लड़की बोल रही है कि सर इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो गारंटी सर गलत बोल रही है, क्योंकि सर अगर बस एक फोर्स लगता तो वो चीज नीचे चली जाती। जैसे देखो अभी नीचे चली गई, तुम्हारा बोतल है, सॉरी भाई, ठीक है, नीचे चली गई, तो अभी क्या हो रहा है सर, अभी नीचे क्यों नहीं जा रही है? मतलब सर एक फोर्स नहीं, कुछ कोई सर ग्रेविटी से नीचे खींच रही है तो कोई ना कोई इसको ऊपर खींच रहा होगा। तो हाँ सही जवाब है, 2 फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक तो ग्रेविटी लग रही है और एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है सर? वो फोर्स जो अर्थ हम पे लगाती है जब अर्थ पे हम कुछ लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, तुम अर्थ को दबाए तो अर्थ को तुम मारे तो और तुमको ही मारेंगे, ये रूल होता है, ठीक है। तो जो फोर्स रिएक्शन से आता है, मतलब किसी चीज पे लगाने से उल्टा जो फोर्स निकल के आता है बॉडी से, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। जैसे तुम मान लो हम चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, मान लो ये चेयर है हमारी, हम चेयर पे बैठे, तो मेरे बॉडी का जो फोर्स हमने लगा दिया, हम तो नीचे मेरे पर ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है, लेकिन फिर भी मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, क्यों?
क्योंकि चेयर जो है मुझ पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है, इसीलिए हम लोग को कहीं बैठना पड़ता है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ बैठने की कोशिश करूँ तो क्या हो, गिर जाऊँगा, क्योंकि जो एयर है यहाँ पे एयर भी लगा रही है मुझ पर नॉर्मल फोर्स, लेकिन एयर का नॉर्मल फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं पेपर का से बना लूँ, मस्त पेपर का कुर्सी बना लूँ मस्त बढ़िया सुंदर सी, उस पर बैठूँ तो बैठने जाऊँगा तो ग्रेविटी तो लगेगी लगी उस पर, और पेपर नॉर्मल भी लगाएगा, लेकिन नॉर्मल का फोर्स कम होगा, ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, नीचे चला जाऊँगा। अभी मान लो मैं स्प्रिंग लगा दूँ खूब ढेर सारा, उस पर बैठूँ तो क्या होगा, ग्रेविटी उस पर लगेगी और नॉर्मल भी लगेगा, लेकिन नॉर्मल ज़्यादा लगेगा तो मैं कहाँ उठ जाऊँगा, ऊपर उठ जाऊँगा। बात समझ रही है ना? तो सारी कहानी फोर्स से होती है, कितना फोर्स लग रहा है। अब एक कुर्सी क्या करती है, अपने आप से एडजस्ट करती है, देखो नॉर्मल अपने एडजस्ट करती है। मैं बैठा तो मेरी ग्रेविटी कम, तो उसने नॉर्मल फोर्स कम दिया। अभी मान लो कोई मोटा सा एक आदमी आ जाए, ठीक है, मोटा सा आदमी आके वो बैठ जाए, तो वो बैठेगा तब भी कुर्सी क्या करेगी, उसको बैठा लेगी आराम से। अब मोटा आदमी आएगा तो ग्रेविटी ज़्यादा लगाएगा तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो FBD क्या करती है, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। FBD तुम्हें हेल्प करती है सारे फोर्सेस को ढूंढ के निकालने पे जो बॉडी में लग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द FBD डायग्राम ऑफ सपोज दिस बॉटल। अब ध्यान से जरा देखो, ये टेबल है हमारा, ये हमारा बॉटल है, ठीक है, ये हमारा बॉटल है। तो FBD में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जिस बॉडी की बात की जाती है उस बॉडी पे ध्यान देते हैं। टेबल को थोड़ी देर के लिए हटा लो साइड में, दिमाग से मतलब हटा दो। अब FBD का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। तुम्हें करना क्या होता है, तुम एक बॉटल बस बनाओगे, बाकी सब हटा दिया। जिस बॉडी के हम लोग FBD बनाते हैं बस उसी बॉडी पे हम पूरा ध्यान रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। और इस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बनाया जाता है। इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स, ध्यान देना, इस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बनाया जाता है। ये बॉडी किस पर फोर्स लगा रही है उससे मतलब नहीं है, इस बॉडी पर कौन फोर्स लगा रहा है बस उन्हीं फोर्स को लगाया जाता है। मैं फिर से बोलूंगा, 2-3 बार बोलूंगा, ध्यान देना। FBD में हम लोग सिर्फ उस बॉडी को लेते हैं जिसके बारे में हमको बनाना होता है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ वही फोर्सेस बनाए जाते हैं जो बॉडी पर लग रहे होते हैं। बॉडी जिस पर लगा रही होती है उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। जैसे मान लो एक फॉर्च्यूनर दूसरी फॉर्च्यूनर टकराई, तो ये फॉर्च्यूनर उस पर कितना फोर्स लगा उससे मतलब नहीं है FBD में, वो उसने कितना लगाया हमें उससे मतलब होता है। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे भैया, एक लगेगा हमको mg नीचे, और दूसरा नॉर्मल ऊपर। अब देखो चूंकि अगर ये नीचे नहीं जा रहा है या ऊपर नहीं जा रहा है तो मतलब क्या हो गया, नॉर्मल जो है mg के बराबर है, बोलो तभी तो होगा। बात समझ आई? तो FBD का मतलब समझ में आया तुमको, फ्री बॉडी डायग्राम, कि सर बॉडी जो है वो पूरी तरह से उस बॉडी के बारे में जितने फोर्स लग रहे हैं वो बनाए, जिसको हम बोलते हैं FBD। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ट्राइपॉड का, जब भी ट्राइपॉड हमारे सामने पड़ा हुआ है। अब ट्राइपॉड जो है इस तरह से कुछ है, बोलो, और यहाँ पे एक रखा गया है मास। अब तुम बोलोगे ट्राइपॉड का आप FBD बनाइए, तो बस ट्राइपॉड बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मोबाइल रखा गया, चीज रखा गया, उसकी वजह से नीचे फोर्स लगेगा mg, लगेगा mg। अब नॉर्मल कहाँ से आएगा, बोलो। ये तीनों जो पार्ट है हमारे ट्राइपॉड के, ये तीनों कहीं ना कहीं पृथ्वी को दबा रहे होंगे। पृथ्वी पे ये पृथ्वी दबा रही, पृथ्वी इनको दबा रही होगी। यहाँ से एक नॉर्मल, यहाँ से एक नॉर्मल, और यहाँ से एक नॉर्मल। तो ये तीनों नॉर्मल मिलके क्या करेंगे, जो नीचे से mg आ रहा है उसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n1 + n2 + n3 = mg। बात समझ में आई? तो FBD समझ में आया ना? FBD का मतलब क्या था, जो अब देखो ये ट्राइपॉड किस पर फोर्स लगा रहा है पृथ्वी पर, हमको उससे मतलब नहीं है। ट्राइपॉड पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हमें सिर्फ उससे मतलब है। ट्राइपॉड कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी फोर्स लगा रही है नॉर्मल, और एक प्लस ग्रेविटी इसको खींच रही है। क्लियर हुआ? तो ये 2 तरह के फोर्सेस हुए। तो अब देखो FBD समझ में आ गया तुमको। अब बस इतना समझो, आगे हम लोग खूब FBD बनाएंगे। अभी जब भी सवाल आएगा FBD बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब 2 ही रूल होता है। पहले जो बॉडी को बना, उस बॉडी को पकड़ लीजिए, उसके बाद से क्या करिए आप, उस बॉडी को पकड़ने के बाद उस बॉडी का पर लगने वाले सारे फोर्सेस, उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस, वो बॉडी किस पे लगा रही है उससे कोई लेना देना नहीं, उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस पे हमें ध्यान देना होता है FBD के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स, अब आते हैं FBD और बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जब हम FBD ड्रॉ करते हैं तो नेट फोर्स कितना आता है, 0। और यहाँ पे क्या आता है, नेट फोर्स होता है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे तो मैं दो FBD तुमको दिखा रहा हूँ, ये एक FBD है
इस पर एक फोर्स 5 न्यूटन इधर लग रहा है, एक 5 न्यूटन इधर लग रहा है, एक 17 न्यूटन इधर लग रहा है और एक 17 न्यूटन इधर लग रहा है। अब ये इसकी एफबीडी है। देखो एफबीडी है कि नहीं है? क्यों एफबीडी में क्या होता है सर, एक बॉडी होती है और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बनाए जाते हैं। सारे मैंने बना दिए, तो ये एफबीडी हो गई। अब यहाँ ध्यान देखो तुम, ये वाला फोर्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ नेट कितना आ गया? 0। जब एफ नेट 0 आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। और जब हमारे एक और एफबीडी तुमको दिखा रहा हूँ, ये 17 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन और ये 1 न्यूटन। अब देखो 17 ऊपर की तरफ खींच रहा है, 4 नीचे की तरफ खींच रहा है, कौन जीतेगा? ऊपर वाला। मतलब ये बॉडी ऊपर जाएगी, 3 आगे जा रहा है, 1 पीछे जा रहा है, कौन जीतेगा? 3। तो मतलब बॉडी ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी, मतलब कुल मिला के ऐसे जाएगी बॉडी, समझ रहे? तो ये कैसा हो गया? एफ नेट यहाँ पे कितना, एफ नेट कितना यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो कैसा हो गया ये? अनबैलेंस। अब जरा ध्यान देना, ठीक है? जो बैलेंस फोर्स होता है, अगर मान लो तुम्हारी बॉडी में बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो उसमें बैलेंस फोर्स लगने में फिर ये तीनों के तीनों चीजें कभी नहीं होंगी। जैसे मान लो एक बॉडी आ रही है, उसको मैंने बोला 5 से आ रही थी, मैंने आगे धक्का मारा और पीछे भी धक्का मार दिया, जैसे जा रही थी जाती रहेगी। मान लो एक आदमी बोला तुम आगे मार, मैं पीछे मारता हूँ, तो जैसे जा रही है जाती रहेगी, ठीक है? तो मतलब अगर बॉडी में बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों पे असर नहीं पड़ता है। ध्यान देना, इन दोनों चीज़ों पर असर पड़ता है। जैसे अगर एक यही ले लो फिर से बॉल, अगर मैं इसको 2 मिनट से इधर दबा रहा हूँ, 2 मिनट से इधर दबा रहा हूँ, तो ये कहीं जाएगा तो नहीं, लेकिन ये वाला पचक जाएगा, ये वाला पचक जाएगा। तो क्या हुआ? बैलेंस फोर्स क्या कर दे रहा है? शेप बदल दे रहा है, साइज बदल सकता है। अगर मैं चीज़ को मान लो एक लोई ले लिया, लोई आटे की लोई, उसको उधर से 2 से दबाया, इधर से 2 दबाया, तो कहीं जाएगा तो, लेकिन आटा ऐसा चिपक जाएगा, साइज बदल गया उसका। तो जो बैलेंस फोर्स होता है वो ऊपर के तीनों चीज़ों पे कोई असर नहीं डालता है, लेकिन शेप और साइज बदल सकता है। और जो अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स, वो 5 पे असर डाल सकता है। बात समझ आई? तो अनबैलेंस बैलेंस क्लियर हुआ क्या होता है? बैलेंस क्या असर कर सकता है, कहाँ असर नहीं कर सकता, क्लियर हुआ? ये थोड़ी डिटेल में बातें, अक्सर लोगों को लगता है बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स 0। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, उधर लेफ्ट में और राइट में लग रहा था। अब बताइए कि कौन कौन सा इफेक्ट काम करते रहेंगे? तो लोग सोचते हैं कि नेट फोर्स 0 हो गया, जब फोर्स ही नहीं तो कोई इसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा, लोग लगाते हैं नन ऑफ दीज। लेकिन बैलेंस फोर्स ही तो है ना, तो ये तीनों नहीं होगा, लेकिन ये दोनों होगा। समझने वाली बात है। अनबैलेंस फोर्स है तो भाई सब होगा, कहीं चलेगा भी वो, कहीं रुकेगा भी वो, कहीं डायरेक्शन भी बदल सकता है, शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, 5 होगा। लेकिन अगर बैलेंस है तो ये 3 नहीं होगा, लेकिन ये 2 जरूर होगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? बैलेंस एंड समझ में आया? एफबीडी समझ में आया? एफबीडी कैसे करते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मुझे पढ़ाना था न्यूटन। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा, ये सभी इंट्रोडक्शन चला है पूरा, फोर्स के बारे में सभी लोग पढ़ रहे हैं। अब कल से शुरू करेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें 3 लॉ होते हैं, उसमें पहले लॉ में हम लोग को भी 2 लेक्चर लगेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ बताएंगे, उसके टाइप्स बताएंगे, फिर इनर्शिया बताएंगे। तो पूरा समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।